उज्जवल भारत न्यूज प्रेजेंट्स खुल के बोल, सच बोल, पूरा तोल, जी चाहे जहां डोल, खुल के बोल। नमस्कार रूपल नागदा जी। नमस्ते सीमा जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज उज्जवल भारत न्यूज चैनल की तरफ से हमने एक नया शो शुरू किया जिसका नाम है खुल के बोल। वो कहावत है हिंदी में, सच बोल, पूरा तोल, जी चाहे जहां डोल। और अब उसमें मैंने जोड़ दिया है खुल के बोल। तो शो का नाम है खुल के बोल। काफी सारे ऐसे देश में मुद्दे हैं जहां पर हम महिलाएं कहना चाहती है, बोलना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि हम महिलाएं एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर साथ में मिल ना सके, लेकिन ऑनलाइन का जो ये माध्यम है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी बात रखने का पूरी कोशिश करेंगे, अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। तो ये है वही शो खुल के बोल। इसमें कोई कट नहीं होगा क्योंकि हम सच बोलेंगे और सच में कभी कोई कट नहीं होता है। उसे हमें कहीं पे भी कुछ कट नहीं करना है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड एंड अनकट, यानी खुल के बोल। तो बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको इस चैनल मैंने में आकर बहुत आज? बहुत खुश हूँ। और मैं अपने आप को इतना खुश नसीब महसूस कर रही हूँ कि खुल के बोल का ये पहला एपिसोड है। और आपको खूब खूब अभिनंदन। आप इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं के द्वारा या जो भी चीजें देश को पहुंचानी है या जिस तरीके से भी आपको बोलना है, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे भी लोग आएंगे जो बहुत बड़े एक्टिविस्ट होंगे, जो बहुत बड़े नेता भी होंगे। मैं चाहती हूँ कि सारे ही लोग आए और अपने अपने मन, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मन की बात रखते हैं, और हम भी जनता की बात जनता के साथ में अपने जनता की बात रखते हैं, वैसे ही आप खुल के बोल में सारे लोगों की बात रखेंगी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और मेरा तो ये खुशकिस्मती है कि आपने मुझे पहला इनवाइट भेजा है और मुझे इस शो के लिए, शो के माध्यम से बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल, मैंने हमेशा सारे ही मुद्दों पे आवाज उठाई है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। आप अगर पीछे देखें तो मैंने हर एक चीजों पे आवाज उठाई है, चाहे वो नटगुल्ली आंटी हो, हमारी वो चाची हो जो इतना बोलती हैं और संसद में बैठी हैं, जो फुकट के पैसे खा रही हैं, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हो, या कहीं से भी, या निकिता साइनी का मुद्दा हो जिनके साथ लव जिहाद हुआ, पूजा जो आलिम ने जिनके बाल में थूक दिया था, उनका मुद्दा हो, मैंने तो सभी पे आवाज उठाई है आज तक और हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और आगे भी इसी तरीके से देती रहूंगी। सबको लगता है कि हम बहुत बोलते हैं लेकिन हम खुल के बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुल के बोल में फिर एक बार स्वागत करती हूँ रूपल जी। और दर्शक मैं बताना चाहूंगी कि हमारे साथ आज रूपल नागदा जी जुड़ गई है और ये एक ऐसी व्यक्तित्व है, व्यक्ति नहीं मैं कहूंगी व्यक्तित्व है, ऐसी पर्सनालिटी है जो टीवी एक्ट्रेस है, जो प्लस साइज मॉडल है और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। और खुल के बोल में आज आज ये खुल के ही बोलने वाली है। आज इसके साथ कोई भी ऐसा शब्द जो कट नहीं कर सकते हैं वैसा ही बोलेगी आज। और रूपल जी, हमारा आज का जो विषय है, पहला विषय है, वो है महिला, जो महिला की सेफ्टी, महिला सुरक्षा। हमने देखा है कि 2000 सन 2000 साल में भी काफी सारे ऐसे मुद्दे देखे थे। जो निर्भया कांड हमने दिल्ली में देखा, उसके बाद अब हाल ही में कलकत्ता में जो आज इतना बड़ा मुद्दा हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर मोमिका देवनाथ के साथ, वो मुद्दा अभी ठंडा नहीं हुआ। अभी भी उसके लिए पब्लिक पूरी रास्ते पे खड़ी है और उनके लिए आवाज उठा रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसके बाद तुरंत महाराष्ट्र में एक मुद्दा हुआ और अभी हाल ही में मुद्दा हुआ है हमारे गुजरात के उमरगांव क्षेत्र में। उधर एक महज 3 साल की छोटी सी बच्चे के ऊपर रेप हुआ है। तो आज हमारा विषय है महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था। रूपल जी, आप बहुत सेफ सिटी में रहती, वो है मुंबई। कहा कहते हैं कि मुंबई सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। सुबह 4 बजे हो, रात को 12 बजे या शाम के 7 बजे भी अगर महिला निकलती है तो उनको कोई डर नहीं लगता। और मैंने कहीं सुना नहीं है कि मुंबई में इतने बड़े केस हुए, फिर भी कहीं ना कहीं मुंबई में भी ऐसे केस अभी आ रहे हैं कि पर प्रांतियों के द्वारा भी वहां पे ऐसे छोटे मोटे बड़े हादसे मैं आज देख पा रही हूँ हो रहा है। तो आप मुंबई की स्थानीय रहने वाली हो, काफी समय से मुंबई में रह रही हो, तो आपका ये जो हमारा जो विषय है उस पे आपको क्या कहना है कि किस प्रकार से हमारी
कानून व्यवस्था होनी चाहिए और महिलाओं को सुरक्षा के लिए और कानून कितने मजबूत होने चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहती हो एक महिला होने के नाते? देखिए, महिला होने के नाते एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मुंबई इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी। और सेफेस्ट सिटी इसीलिए है महिलाओं के लिए क्योंकि हमारे साथ मुंबई पुलिस है। आप अगर मुंबई पुलिस की बात करें तो हर चौराहे पे, हर नाके पे आपको पुलिस का बंदोबस्त दिखेगा, चाहे वो रात हो, दिन हो, कहीं भी हो। आप अगर 4 कदम भी चलते हैं तो वो हर 4 कदम पे आपको एक पुलिस स्टेशन दिखेगा। हमारे यहाँ पे पुलिस स्टेशन की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ पे मुंबई पुलिस की कोई कमी नहीं है। अगर मुंबई पुलिस के हमारे जवान यहाँ पे खड़े हो जाए ना, तो किसी को एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, इतना भी मैं आपको बता दूं। तो मुंबई एक ऐसी सिटी है जो रात को एक्चुअली रोशन होती है, जिसकी लाइमलाइट अगर आपको जीना है, अगर आपको जिंदगी जीनी है, नाइट लाइफ जीनी है, तो वो मुंबई की जीनी चाहिए। मैं खुद अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करती हूँ, हम रात को 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं। शूटिंग से कभी मैं लेट, शूटिंग तो हमेशा ही लेट हो जाती है, कैटलॉग शूट होते हैं, लेट हो जाता है। किसी फंक्शन में गए तो लेट हो जाते हैं। तो आने के लिए हमें किसी भी डर की जरूरत नहीं है। और दूसरे दूसरे जो हमारे व्यक्ति हैं, वो हमारे मुंबई के रिक्शा वाले, हमारे भैया, जिनको हम हमेशा भैया यहाँ छोड़ दो, भैया उधर लेके चलो। रिक्शा वाले भैया जितने हमारे हमारे हमारा जितना साथ देते हैं और जितना हमारी सुरक्षा करते हैं, उतना किसी ने भी नहीं किया। मैं मानती हूँ कि केसेस होते हैं, ये बात सही है, लेकिन आज तक ऐसे कोई केसेस नहीं हुए मुंबई में कि बस लड़कियों को फाड़ के फेंक दो या नंगा फेंक दो। मैं आपको बताऊं, ये केसेस जो हुए हैं ये अदर स्टेट्स में जरूर हुए, लेकिन इसका एक मुख्य कारण क्या है पता है? आप ना केसेस देख रहे हो, आप केसेस की जड़ नहीं देख रहे हो। ये जो प्लेटफॉर्म्स और ये जो गंदगी, जो न्यूडिटी, सेमी न्यूडिटी, ये जो सोशल मीडिया पे इन लोगों ने फैलाना शुरू किया है ना आज की डेट में, इसकी वजह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो रील्स देखते हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो गंदी बात, और मैं खुद भी एक एक्टर हूँ, मैं खुद भी एक अच्छी कलाकार हूँ, थिएटर एक्टर हूँ, लेकिन मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इतनी गंदगी भर दी है कि आज कोई भी देखेंगे वो पॉर्न साइट देख सकता है। अगर वो कोई रील देख रहा है तो उसमें अश्लीलता के सिवा और कुछ भी नहीं है। लेकिन खुले आम सेक्स की बातें, खुले आम सेक्स के वीडियोस, खुले आम सेक्स की जानकारी सब कुछ छोटे बच्चों को दी जा रही है। सेक्स एजुकेशन, सेक्स कुछ और ही बन गया है। हम पहले सेक्स एजुकेशन कहते थे, अब सेक्स एजुकेशन जैसा कुछ नहीं रहा है। अगर मैं चाहूं, मैं अपनी नीज को गुड टच, बैड टच ये सब सिखाऊंगी कि किसके साथ बोलना है, किसके साथ रहना है, व्हेन यू हैव टू से नो, व्हेन यू हैव टू से स्टॉप, ये खत्म हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ न्यूडिटी, सेक्स और यही सब दिख रहा है। अगर आप बच्चों के कार्टून्स भी देखोगे, कार्टून्स के बीच में स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग न्यूडिटी। मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं है कि हमारी पारिवारिक जो हमारी परिधान, हमारा जो साड़ी था, वो ब्लाउज की जगह पे ब्रा पे आ गया है। ये बोलने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये चीजें हो रही है, वेस्टर्नाइज कल्चर पे हम जा रहे हैं। हमारी जनरेशन बहुत बैलेंस जनरेशन रही है। हमने हमारे माँ बाप की जनरेशन भी देखी है, हम हमारे बच्चों की जनरेशन भी देख रहे हैं। तो हम बहुत बैलेंस जनरेशन जी रहे हैं। ये हमारी जनरेशन बहुत अच्छी थी। हमारे माँ बाप ने, मेरे माँ बाप ने तो कभी भी मुझे ये नहीं सिखाया कि हमारे धर्म क्या होता है, हमारे धर्म के बारे में, राम युग क्या था, रापर युग क्या था, कि किस तरीके से राम जी गए थे या हनुमान जी ने क्या, कुछ नहीं सिखाया था। लेकिन हमने उतना सब कुछ सीखा क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी वो सारी चीजों से बिल्कुल उनको अनजान न रहे, सारी चीजों उनके पता हो कि हमारा हिंदू धर्म, हमारे देवी देवता में क्या लिखा है, क्या नहीं, हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज ये सब लव जिहाद, रेप केसेस, ये सब होते ही नहीं। मैं आपको बताऊं, 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक जो मुझे लगता है कोलकाता का ये वीडियो था, जहां पे डेफिनेटली एक कांड हुआ है, लेकिन कोलकाता में एक प्रोस्टिट्यूशन थी। उन्होंने बोला कि आप आपको अगर अपनी हवस बुझानी तो हमारे पास आओ ना,
वो औरत आज अपने आप को दांव पे लगा के इतनी सारी महिलाओं को सेव कर रही है। आज मैं उस महिला को सैल्यूट करती हूँ। सारे लोगों को उसने अपने वीडियो के मैं आपको भेज दूंगी, वो वीडियो आपके चैनल पे जरूर चलाइएगा। उन्होंने कहा है कि आपको अगर अपनी हवस बुझानी है तो आप हमारे पास आओ, हमको 20, 30, 40 रुपया। आप सोचो, वो प्रोस्टिट्यूशन अपने जिस्म का सिर्फ 30, 40 रुपया, 20, 30, 40 रुपया भाव लगा रही है। हमको ज्यादा दे दो और हमारे पास आ जाओ ना, हम तो बैठे ही हैं यहाँ पे आपकी सेवा करने के लिए। आप ये सोचो कि जब वो औरत हम सब औरतों की रक्षा करने के लिए खड़ी हो सकती है, तो हम तो घर पे बैठे हैं और हमें शर्म आनी चाहिए कि हमको हमारे कॉलीग, हमारे जो स्कूल में पढ़ रहे लोग हैं, हमारे आजू-बाजू वाले लोग, हमारे यहाँ के मर्दों को ये सिखाना चाहिए कि भाई तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारी भी माँ है, तो किसी और को करने से पहले, तुम इस तरीके से दुर्गति करने से पहले तुम 10 बार सोचो। ये हमें मैसेज देना चाहिए और हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होनी चाहिए लोगों की कि कोई भी लड़का, कोई भी छोटा बच्चा भी अगर किसी लड़की को देखे तो वो उसकी रिस्पेक्ट करे, ना कि उसको हवस की नजरों से देखे। और ये तभी हो सकता है जब सारे लोग मिलके ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जो गंदी बात, स्ट्रीमिंग, ब्रास, ये सब के खिलाफ आवाज उठाएंगे, या तो इनको बैन करेंगे, या तो फिर घर में ऐसा माहौल क्रिएट करो कि ताकि हाँ, एक बात और आपको बता दूं, काफी फर्क हुआ है। मैं आपको मुंबई की रेटिंग बताती हूँ क्योंकि मैं इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ और मैं सीरियल इंडस्ट्री से भी जुड़ी हूँ। तो मैं आपको बता दूं, आज की रेट में जितनी सीरियल की टीआरपी है, उन सारी टीआरपीओ में जितनी भगवान की सीरियल है, जैसे श्रीमद रामायण हो गया, शिव शक्ति, पार्वती कृष्णा, उनकी टीआरपी सबसे ज्यादा है। क्या बात है। ये जस्ट एक हफ्ते पहले की रेटिंग है, मेरे पास रेटिंग लिस्ट भी है। रेटिंग लिस्ट में उनकी टीआरपी सबसे ज्यादा है। जब आप ऐसी सब चीजें अपने घर पे लगा के रखोगे तो मर्यादा तो आपको आनी ही है। आपके बच्चों में वो संस्कार, वो मर्यादा, वो सारी चीजें उसके अपब्रिंगिंग में आ ही जाएंगी जब आपके घर का माहौल उन बच्चों के लिए भगवान का माहौल होगा। लेकिन आप ही के घर का माहौल अगर उन बच्चों के लिए आज की रात, इश्क का मजा लीजिए, मुन्नी बदनाम हुई, हमने भी सुने, हम भी डांस करते उन सब सॉन्ग्स पे, हम भी सब कुछ करते। लेकिन आप ये सोचिए, अगर आप अपने बच्चों को सुबह उठ के अगर आप रामायण की कथा सुनाएं या भगवत गीता सुनाएं या फिर श्री कृष्ण के बारे में बताएं, या कहीं उन्हें घुमाने ले जाएं तो आप टेम्पल्स ले जाएं, आप उनको उनके बारे में सिखाएं कि यहाँ पे क्या हुआ था, कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, जैसे हमारा अयोध्या है, उसके बारे में अगर बचपन से सिखाना शुरू करें, मैं मान जाऊं आपको एक भी लड़का अगर किसी लड़की को दुष्ट नजर से देख ले तो मैं मान जाऊं। आप सोच लो, गली मोहल्ले की मैं बाकी लोगों रूपल की जी, बात नहीं कर रही हूँ जो अनएजुकेटेड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो एजुकेशन दे सकते हैं। रूपल जी, आपके कहने का तात्पर्य यही है कि कानून अपना काम करता ही है और करेगा भी, आने वाले समय में भी करेगा। लेकिन सामाजिक स्तर पर हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को एक सही शिक्षा, एक सही अपब्रिंगिंग जरूर देना होगा, ताकि आने की सारे जगह पर पुलिस तैनात होना वो पॉसिबल नहीं है। हर मोड़ पे, हर रास्ते पर, हर नुक्कड़ पे, हर गली में पुलिस का तैनात होना पॉसिबल नहीं है। ना ही पॉसिबल है कि हर जगह पर हर 1 मीटर की दूरी पे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। एक कहीं ना कहीं हमें अपने आप को, समाज के हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा दे रहे हैं। तभी कानून भी अपनी तरीके से काम कर पाएगा। कानून तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन कानून भी कहाँ तक पहुंच पाएगा। हमारे पास डिपार्टमेंट के स्तर पर इतनी सारी पुलिस की जो नहीं है, हमारे पास पुलिसकर्मी नहीं होंगे कि जो हर गली, हर नुक्कड़ पे, और ना ही इतना टेक्नोलॉजी का हमारे पास सपोर्ट होगा कि हर 2 मीटर के गैप के अंदर एक सीसीटीवी लगाया जाए ताकि इत्तला मिलती रहे। और ना इतना बड़ा हमारे पास सोर्स रहेगा, सुरक्षा सोर्स रहेगा। तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पे हर व्यक्ति को इस जिम्मेदारी जरूर उठानी होगी कि हम हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे घर जो बच्चे बड़े हो रहे, जो टीन एज पे आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी हम हमारे पर बनती है कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या उसकी सोच कहाँ बदल रही है, क्यों वो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, कहाँ पे वो बदलाव हो रहा है। ये सारी जिम्मेदारी माँ और माता और पिता की होती है।
और आसपास के भी जो हमारे आसपास के लोग जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जो पार्क में बैठे होते हैं, वो भी ये काफी सारे वो चीजें आज नोटिस करते हैं। लेकिन आज का जो समय है ना रूपल जी, मैंने जो खुद अनुभव किया है, सबसे बड़ी बात है कि न्यूट्रल फैमिली में हम लोग आज रहने लगे हैं। पहले हमारा घर परिवार तो जॉइंट फैमिली का, दादा दादी, बुआ बुआ जी, फूफा जी, मौसा मासी, काका काकी, बड़े पापा, ताई जी, ताया जी। देखिए आज वहां से हम कहीं ना कहीं मजबूरी रही होगी, नौकरी के चक्कर में, व्यवसाय के चक्कर में, काम धंधे के व्यवसाय के चक्कर में हमें कहीं ना कहीं न्यूट्रल फैमिली का सहारा लेना पड़ा, जॉइंट फैमिली से हमको अलग होना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन ने आज, क्योंकि आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है पहला माँ की, कि माँ अगर जॉब कर रही है चाहे जॉब ना करे, लेकिन माँ को ये ध्यान रखना होगा कि उसका बच्चा क्या देख रहा है मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर माँ बिजी है तो पिता का भी ये जिम्मेदारी पूरा बनता है कि वो देखे कि वो उसका बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। ना कि माँ बिजी हो गई अपने काम में या शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग में, पापा बिजी हो गए न्यूज देखने में और बच्चा कुछ भी देखे जा रहा है। ये जिम्मेदारी हमारी शुरू होती है बचपन से ही, क्योंकि आज का जो चलन है ना कि आज माए मोबाइल पकड़ा देती है बच्चों को, खाना खिला देती है, फिर बच्चा क्या देख रहा है क्या देख रहा है वो ध्यान नहीं देती है। तो इससे ये विकृत मगर, लेकिन बच्चा छोटा होता है, उसको जो सिखाएंगे वही सीखेगा, वो जो देखेगा वही करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जिम्मेदारी पूरी तरह से बनती है। और हमारे सामाजिक स्तर पे भी अगर आसपास के लोग भी अगर छोटे बच्चों को बेहतर करते हुए देखते हैं तो उसकी जिम्मेदारी, दायित्व होता है कि वो उसके पेरेंट्स से जाके बात करे कि आपका बच्चा इस प्रकार से हरकतें कल कर रहा था। हम चुप रहते हैं ना, तभी बच्चा वो आगे बड़ा कार्य करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उसी वक्त अगर उसको स्टॉप कर दिया जाए पेरेंट्स से, आप उसको डांटो, समझाओ, लेकिन पेरेंट्स से भी बात करो ताकि वो इससे बड़ा कोई और कांड ना कर सके। इसके बारे में आप क्या कहते हो रूपल जी? बिल्कुल। पहली तो हमारी टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैंने कहा कि हम बैलेंस जीवन से ताल्लुक रखते हैं, हमारी जनरेशन, तो हमें पहले की जनरेशन भी पता है, हमें फास्टेस्ट जनरेशन भी पता है। हमें टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पता है क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्वेंट ही हमारी जनरेशन से हुई है, मोबाइल हमारी जनरेशन से ही आया है। तो आपको हमेशा हिस्ट्री चेक करनी चाहिए जब आपका बेटा कुछ भी फोन पे, अच्छा आज ऐसा हो गया था लॉकडाउन के टाइम पे, मैंने कितने पेरेंट्स को देखा कि वो क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होता था तो बच्चों को फोन दे देते थे, खुद लैपटॉप पे बिजी हो जाते थे कि भाई हमको काम करने दो, वर्क फ्रॉम होम है। अब बच्चा देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, मुझे लगता है ये बात आप जरूर अपने सारे क्लिप करके भी ये बात डालना। आपको पता है आप जब भी रील्स देखते हो ना, व्हेन यू सी द रील्स, आपके जो लाइफ के जो इमोशंस है ना वो हर टाइम चेंज होते रहते हैं। एवरी टाइम यू हैव अ चेंजेस। आपका बच्चा कभी भी आपके साथ इमोशन से नहीं जुड़ पाएगा अगर आपने उसको पहले से ये रील्स वगैरह, क्योंकि जब आप रील्स देखते हो तो कभी भी एक रील्स आती है जो बहुत अच्छी होती है, दूसरी रील्स आती है जिसमें कुछ अलग होता है जो रोने वाली होती है, तीसरी रील्स आती है तो उसमें कुछ फालतूगिरी होती है, चौथी रील्स आती है तो उसमें कुछ डांस होता है। आपको पता है इससे ना बच्चा ऑलरेडी कंफ्यूज रहता है, इतना कंफ्यूज रहता है, उसको समझ ही नहीं आता कि मैं कौन सी चीज में किस तरीके से इमोशन करूं। उसको सारी चीजें एक जैसी ही लगेंगी क्योंकि वो पूरे दिन में एक ही बार पूरी रील्स देख रहा है और कोई भी चीज से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे हम अगर एक पिक्चर देखते हैं, वो पिक्चर से हम कनेक्शन हो जाता है। आज हमने इतना बड़ा कांड हो गया, आज हम वो इतना बड़ा कांड सुन रहे हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि कोलकाता में बहुत सारे पहले भी ये सब हुआ है। कोलकाता में क्या हो गया, आज इतनी बड़ी है वो 10 लाख बोल रही है उनके माँ बाप को। अरे औरत की इज्जत की कीमत आज 10 लाख रुपया। लेकिन यही चीज अगर आप अपने बच्चों को देंगे, उनको इमोशंस नहीं होंगे। ओह दैट इज ओके, दिस इज हैपनिंग एवरी नाउ इन डेज, दिस इज व्हाट देयर आंसर, this is what their answer. And when we people are seeing this, because we are emotionally connected, we know what is going on the picture, we connect to the picture, we can hum express karte, they will never express, they will say this is regular time, this is happening। ये आने वाली जनरेशन के ये जवाब हैं, मैं आपको अभी से बता के रख रही हूँ। These all are the answer which coming generation they are going to tell you the same thing, because they are not emotions, completely not connected with emotionally with anything, not even with their families, till the time you are not going to give the value
परफेक्ट वैल्यूएबल जब तक आप उनको चीजें नहीं दोगे, उनको वैल्यू नहीं सिखाओगे, उनको उस चीज की आगे पीछे की स्टोरी हिस्ट्री नहीं सिखाओगे, वो किसी चीज की वैल्यू नहीं करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा आपसे पहले कनेक्ट हो और फिर वो जो भी चीज देखता है उस चीज में उसके रिएक्शंस कनेक्ट हो। नहीं तो ये 100% है, या वो कोई भी चीज देखेगा वो बोलेगा दिस इज नथिंग, दिस इज आई एम सीइंग एवरी डे, नथिंग न्यू मॉम। ये उन्हीं का आंसर होगा। हम लोग इसी इंटरव्यू के इस टॉक शो के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। तो आप जाते जाते हमारी महिलाओं को और हमारी कानून व्यवस्था को, हमारी जो कानूनी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हमारे जो सबसे बड़े जस्टिस है, जज है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, और हमारे देश की सारी महिलाएं हैं, उनको आप रूपल नागदा, आप खुद भी महिला हो, क्या संदेश देना चाहती हो? और उज्जवल भारत ने जो ये टॉक शो शुरू किया है, आपको कैसा लगा? आपका अभिप्राय क्या है उस पर जरा आप बता दीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल। पहली बात तो जनता के लिए एक ही संदेश है कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की जरूरत है। महिला खुद में ही इतनी सक्षम है कि वो सामने वाले का मुंह तक तोड़ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें जो महिलाओं को सीखनी चाहिए वो है सेल्फ डिफेंस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, वेरी क्लेवरली अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाए कि कहीं आपको लगे कि आई एम ट्रैप्ड, तो मोबाइल में इतने सारे ऐप है। अभी तो महाराष्ट्र, क्योंकि मैं महाराष्ट्र की हूँ, मुंबई की हूँ, तो महाराष्ट्र पुलिस ने भी वो ऐप लॉन्च किया है। महाराष्ट्र पुलिस ने एक नंबर भी लॉन्च किया है। रात को अगर आप आ रहे हो तो उस नंबर पे आप कॉल करिए, आपको कोई भी वो पुलिस कर्मचारी आपको घर तक छोड़ देगा, आपको अकेले आने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी सेफ्टी आप जरूर रखें। हमेशा बोला जाता है कि आप उबर, रिक्शा, कुछ भी आप अगर बुक करती हैं तो पहले उसके नंबर आपके फ्रेंड्स को, या सबसे सेफेस्ट थिंग, आप यू ऑलवेज बी ऑन कॉल विथ एनीवन। तो सामने वाले को भी ये डर रहेगा कि नहीं मेरी खबर वहां तक पहुंच रही है। तो थोड़े बहुत, ये बहुत बेसिक चीजें, लेकिन थोड़े बहुत महिलाओं को ये सब क्लियर करना चाहिए। ये सब चीजें उनको फॉलो करनी चाहिए। इफ यू आर ट्रैवलिंग इन द नाइट टाइम, और इफ यू ट्रैवलिंग, और इफ यू ट्रैप समवेयर विद समवन, तो ये सब चीजें फॉलो कीजिए। क्विक चीजें हैं। और बाकी पेपर स्प्रे हमेशा अपने साथ रखिए, मिर्ची की भुक्की हमेशा अपने साथ रखिए, ताकि वक्त आने पर आप उसका यूज कर सके। मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगी रूपल जी, एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगी। आपने जो बात कही है ना, कोरोना के समय पे मुझे रात को लेट नाइट अकेले जाना पड़ता था कवरेज के लिए, काफी लेट, 12:30 बजे भी जाना पड़ता था कवरेज के लिए। तो मैं बहुत क्लेवरली, इंटेलिजेंटली एसपी सर को फोन करती थी, डीवाईएसपी को फोन करती थी कि सर मैं एक मोबाइल फोन और हाथ में घड़ी पहनी है, मेरे हाथ में कैमरा है, मैं लेके अकेले निकल रही हूँ, मेरा कैमरामैन रहता है काफी दूर मुझसे, 5 किलोमीटर दूर, उसको पिक कर जाऊँ, फिर मुझे कवरेज करना है रात को, लेट नाइट ट्रेन के ऊपर वहां पे हंगामा हुआ है। तो मुझे 2 लेडीज पुलिसकर्मी दीजिए जो मेरे पीछे मुझे फॉलो कर सके ताकि मैं सुरक्षित रहूं। और बाकायदा मुझे पुलिसकर्मी का सहारा मिलता ही था। तो आई एम सो लकी एंड वेरी प्राउड ऑफ माई वलसाड पुलिस डिपार्टमेंट कि एक कॉल पे उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि आज बैठी हूँ आपके सामने, तो आई एम वेरी सेफ। एवरी टाइम वलसाड पुलिस ने मुझे सपोर्ट 100% दिया है। लेकिन एक ही चीज की कमी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, काफी ऐसी चीजें जिनको चेंजेस करने की बहुत जरूरत है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक मैसेज पढ़ा था जिसमें अगर आप कहें तो अगर जैसे दुबई है, इराक है, इन सारी कंट्रीज में अगर रेप केसेस होते हैं तो वहां पे इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है। बस मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में एक ऐसा कानून पास हो जाए कि अगर किसी ने भी रेप किया है, पहली बात उनको वहीं के वहीं सजा मिल जाए, ताकि माँ बाप के दिल पे या किसी के भी दिल पे वो बोझ न रहे कि मेरी बेटी या मेरे किसी को भी इंसाफ नहीं मिला। वो मैं जरूर अपने कानून व्यवस्था से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि हमारा कानून व्यवस्था हमारी नींव को रखता है, हमारे भारत के संविधान को रखता है। और मेरी ऐसी कोई औकात नहीं है कि मैं अपने कानून व्यवस्था पे बिल्कुल आवाज उठाऊं। मैं गर्व से उनके आगे नमन करती हूँ, शीश नमाती हूँ। और लेकिन हमारा कानून अंधा नहीं है, हमारा कानून बहुत सक्रिय है, हमारा कानून को सब पता है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को सब पता है, हमारे डिपार्टमेंट सारे काम करते हैं। बट यस, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हो जाती है। लेकिन ये बात नहीं है कि इंसाफ नहीं मिलता।
बस यही है कि इंसाफ बहुत देर से मिलता है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए तो मैं लिख के देती हूँ, देश में एक भी रेप केस नहीं होंगे, 100%। अगर ऐसा हो जाए कि अगर कोई दोषी पकड़ा गया तुरंत, तो वहीं के वहीं उनको सजा दी जाए, तो कुछ नहीं होगा। ये चीज। और थर्ड चीज, आपने बोला कि देश को कोई संदेश, देश को एक ही संदेश है कि अगर आप अपने बहन को, माताओं को, अपनी पत्नी को इतना दर्जा देते हैं, तो देश की सभी लड़कियों को इतना ही दर्जा दीजिए, क्योंकि ये अपब्रिंगिंग है। आप अगर कुछ गलत करते हैं तो वो आपकी अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है। अगर छोटे से आपकी अपब्रिंगिंग इस तरह की है कि आप किसी लड़की को अपने सामने नंगा कर रहे हो और उसके साथ बलात्कार कर रहे हो और उसकी पूरी गरिमा को आप चूर चूर कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि आप अपने फैमिली को चूर चूर कर रहे हो और उनकी सिखाई गई सीख को और उनके दिए हुए जन्म को आप पूरी तरीके से तार तार कर रहे हो। तो हर बच्चे को, हर आदमी को, हर पौरुष को एक ही चीज है कि प्लीज अगर कहीं अन्याय होते हुए देखें, आपको ऐसा लगे, कॉर्पोरेट में हर जगह पे ये प्रॉब्लम है कि लड़कियों को बस एक ही नजर से देखा जाता है कि ये मेरे साथ आएगी क्या, ये मेरे साथ सोएगी क्या। अगर ये चेंज होके ये हो जाए कि शी इज वेरी गुड, आई थिंक शी शुड गो अहेड, आई शुड हेल्प हर, ये हो जाए ना, तो ये रेप केस तो कोई चीज नहीं है। सब जगह पे महिला और पुरुष एक समान हो जाएंगे बस। लेकिन ऐसे भी पुरुष है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये कारण है, ये जो हमारे जो दिन भर के सोशल मीडिया है, और जहां पे बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां भी आज की रात मजा लीजिए पे डांस कर रही हैं। तो बस मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स थोड़ा अलर्ट हो जाए और उनको मना कर दे कि हमें अभी ये नहीं करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके रूपल जी। चैनल के बारे में आपने शो शुरू किया है खुल के बोल, मुझे खुल के बोलने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि जहाँ पे हम अदालत में खड़े, मैं जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी, और आज मुझे यही एहसास हुआ है और मुझे गीता का अनुभव हुआ, और ये बात मुझे आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने में मुझे बहुत खुशी मिल रही है। ये सिर्फ एक शो नहीं है सीमा जी, लेकिन आगे आके कोई भी ऐसे मुद्दे होंगे, मैं हमेशा खड़ी रहूंगी उज्जवल भारत न्यूज चैनल के लिए, सीमा जी के लिए और खुल के बोलने के लिए। पक्का 100% एकदम भांगी नाकू, तोड़ी नाकू, बुक्को करी नाकू। क्या बात है, यही है असली रूपल। तो दर्शकों, देखा आपने, आज रूपल जी ने खुल के बोल के पहले एपिसोड में धमाकेदार एंट्री दी और सही मायने में खुल के बोला है उन्होंने, क्योंकि हमारे शो का नाम ये खुल के बोल, ना रोको ना टोको, खुल के बोलो। और जो हमारा जो एक प्रोवर्ब दिया है हिंदी में कि सच बोल पूरा तोल, जी चाहे जहां डोल, और अब है खुल के बोल। तो खुल के बोल में आपने हमें अपना अनमोल समय दिया, अमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आपकी आभारी मानती हूँ और आपका भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ रूपल जी। फिर एक बार मुलाकात होगी एक और धमाकेदार शो के साथ, एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, मुख्य संपादक। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। नमस्कार।